रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। करीब 4 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग के बाद ये उनका पहला भारत दौरा है। शाम करीब 6:30 बजे वो भारत पहुंचेंगे। इसके बाद पीएम मोदी आज शाम को उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर की भी मेजबानी करेंगे। बता दें कि पुतिन करीब 30 घंटे तक भारत में रहने वाले हैं। उनका ये दौरा भारत रूस के बीच रणनीतिक संबंधों के 25 साल पूरा होने पर हो रहा है। अक्टूबर साल 2000 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दोनों देशों के बीच इस रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर कर इसकी शुरुआत की थी। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच कई अहम समझौते होने वाले हैं, जिन पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें हैं। अब ऐसे में इस वक्त भारत में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के अलावा एक और रूस के नेता की सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि उनका भी भारत से एक खास कनेक्शन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल के इकलौते रूस के एमएलए अभय सिंह की। मूल रूप से बिहार के पटना के रहने वाले अभय सिंह की कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। रूस के कुसर्ग से विधायक अभय सिंह 1990 के दशक में मेडिकल की पढ़ाई के लिए रूस गए और धीरे धीरे पुतिन की सत्ताधारी पार्टी यूनाइटेड रशिया के डेपुटेट बन गए। बता दें कि रूस में डेपुटेट का पद भारत में विधायक जैसा ही एक पद है। पढ़ाई के दौरान अभय सिंह ने पहली बार जब पुतिन को देखा तो वो पुतिन को देखते ही उनसे इंस्पायर हो गए और पढ़ाई के बाद वो धीरे धीरे रूस की मुख्य राजनीति में सक्रिय हो चले। बाद में वो कुसर्ग में बस गए और रूस की पॉलिटिक्स में शामिल हो गए और इस तरह अभय सिंह का सफर पटना से रूस तक चलता रहा। आज अभय सिंह दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने वाले एक महत्वपूर्ण पुल का काम भी कर रहे हैं। अभय सिंह ने पुतिन के भारत दौरे पर एक बहुत बड़ा बयान दिया है, सुनिए। नई चैनल में हमने करीब मार्च में 7-8 महीने पहले ही हमने बता दिया था कि प्रेसिडेंट की विजिट होगी और अब वो होने ही जा रहा है, आज ही आने वाले हैं। तो ये उनका यहाँ भारत आना बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस समय भी बताए थे हर देश नहीं जाते हैं वो, लेकिन इंडिया इतना क्लोज है रशिया का, यहाँ आना वो ज़रूरी समझे। और अभी जो रशिया की तरफ से ऑफ़र किया गया है, इंडिया और चाइना का जो फ्रेंडशिप का लेवल है रशिया से, दोनों को बराबर करने की बात कही गई है। और आज से नहीं, पिछले 70-80 साल से आप पुराना इतिहास देखें, कभी इंडिया और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, कभी युद्ध नहीं हुई है, कभी किसी क्षेत्र का विवाद नहीं है। और उस समय से ही, आप स्टालिन के समय से ही देखिए, इंडिया पे इतना विश्वास करके इंडिया के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, हिंदुस्तान भी उसी तरह से हाथ बढ़ाया है। तो इसको कंटिन्यू करना है, इसमें और गहराई आते जा रही है। अभी तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, उनकी पर्सनल दोस्ती है पुतिन साहब से, तो ये आगे ही बढ़ते जा रहा है हम लोग दोनों देशों की दोस्ती। के बारे में बताएं कि जिन क्षेत्रों में दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं इस बार की विजिट के बाद, अगर बोला जाए कि किन एग्रीमेंट्स के ऊपर काम करा जा सकता है, कर सकते हैं, और कौन से क्षेत्र हैं जो आपके हिसाब से बहुत प्रबल है? देखिए, इस टीम में तो अभी प्रेसिडेंट साहब की टीम में बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी टीम आ रही है रशिया से। तो मेनली इसमें अगर बोला जाए तो हेल्थ मिनिस्टर भी आएंगे रशिया के, अब हेल्थ सेक्टर में भी बात होगी, और जो ट्रेडिशनल है हमारा आर्म्स एम्यूनेशन का, वो तो होगा ही, आगे बढ़ाना है उसको। टेक्नोलॉजी एक जगह बैठती नहीं है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहती है। हमारे यहाँ भी नए नए टेक्नोलॉजी वाले हथियार आ रहे हैं, आप उनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करिए, ले जाइए भारत। कैसे देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के जो रिश्ता है, क्योंकि एक बायलैटरल रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए लीडर्स के बीच की जो दोस्ती है, उसको आप कैसे आते हैं और आगे का कैसे देखते हैं कि सहयोग रहेगा? देखिए, दोनों देश के जो हेड ऑफ द कंट्रीज हैं, इनकी दोस्ती के ऊपर पूरे दुनिया की नज़र है। अब जो दुनिया है बहुध्रुवीय हो चुका है। कभी जब सोवियत यूनियन टूटा था तो वन साइडेड वर्ल्ड हो गई थी उस समय। वन साइडेड वर्ल्ड होने का जो नतीजा है, आप देख लीजिए इराक
लीबिया और कुछ ऐसे यूगोस्लाविया ऐसे कंट्री का उदाहरण देख लीजिए। वहाँ कितने खुशहाल लोग रहते थे, वहाँ की सरकार चलती थी, हिंदुस्तान के लोग वहाँ रोजगार के लिए जाया करते थे, हम सुनते थे जब हम छोटे थे। लेकिन अब वो वहाँ की जो स्थिति है वो दुनिया की नीचे से सबसे गरीब देशों की स्थिति में उनकी लिस्ट में नाम है उनके। तो बहुध्रुवीय जो वर्ल्ड है इसका नतीजा है। अभी देखिए वेनेजुएला की स्थिति क्रिटिकल है। आप इसी कारण से वो अभी कुछ दिन आगे क्या होगा नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तक जो स्थिति है इसी के चलते वो बचा हुआ है। रशिया और यूक्रेन का भी जिस तरीके से चल रहा है, भारत का रोल आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी का इसमें रोल आपके हिसाब से क्या है और आपका कोई विशेष हो उसमें? मोदी जी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए भारत 90 का दशक नहीं है या 80 का दशक नहीं है कि भारत एक गरीब राष्ट्र है। इंडिया भी अब स्ट्रांग हो चुका है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो चुकी है, टेक्नोलॉजी है। तो इन सब को आप मिलाकर रशिया के साथ एक बहुत बढ़िया, हमें अच्छा लगता है। कभी किसी ने रशियन लीडर्स ने इसको ऑफर किया था ट्रोइका बनाने के लिए, इंडिया, चाइना और रशिया के साथ। आप थोड़ा इमेजिन करके देखिए, जब इन तीन देशों की इकोनॉमी और इनकी जो आर्मी, मतलब तीनों को ले लीजिए, उसके बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का इसके सामने नहीं टिक पाएगा। यहाँ तक कि जो यूएन है वो भी फीका पड़ जाएगा। जिस तरीके से डिफेंस की बात होती है, आपके हिसाब से डिफेंस के क्षेत्र में और आगे कैसे भारत और रशिया बढ़ सकते हैं? क्योंकि बहुत अरसे से जो रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आगे आप कैसे बढ़ेंगे? देखिए मेरा यही कहना है कि आप जो पुराने समय से जिसकी परीक्षा हो चुकी है, जिस हथियारों की, और हम प्लेन्स की बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इंडिया में काफ़ी दिनों से टेस्टेड है। और भी हाल फिलहाल में अभी गलवान घाटी वाले में भी अभी उसका पता चला है, ऑपरेशन सिंदूर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो पुराने टेस्टेड है ना, उसी को यूज़ करिए। उसकी इंडियन पायलट्स को उसकी जानकारी है पूरा, और उस टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं वो तो रशिया देने के लिए तैयार ही है। और इधर उधर करने से क्या हाल हुआ आपको तो पता ही है। मेरा आखिरी प्रश्न होगा, आप बड़े ज्ञात हैं कि आपको रशियन भी बहुत अच्छे से आती है। जिस तरीके से स्वागत हो रहा है भारत में, अगर उसके बारे में अगर रशियन में कुछ कहना चाहेंगे अपने लफ्ज़ों से? Мы очень рад приехать в Индию, и мы доволен, как нас правительство и индийский народ, самое главное, нас принял.